नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो BSc सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई, जिसमें हम सेकंड पेपर डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस पेपर के अंदर आपके पास टोटल कितनी बुक्स हैं? 2 बुक्स होंगी। इस पेपर के अंदर आपकी 2 बुक्स होंगी। पहली तो होगी आपकी अवकल समीकरण और दूसरी होगी आपकी आंशिक अवकल समीकरण। कहने का मीनिंग है आपकी जो फर्स्ट बुक होगी वो तो होगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और सेकंड जो बुक होगी वो होगी आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सेकंड बुक कौन सी होगी? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। दोनों बुक्स का वेटेज भी देख लेते हैं हम। आपके इस पेपर के अंदर टोटल 5 यूनिट है इन 4 वर्ष प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए और कॉमन बेसिक स्टूडेंट्स के लिए। टोटल इन दोनों बुक्स में 5 यूनिट विद्यमान है और उन 5 में से 4 यूनिट तो आपकी इस बुक के अंदर है और 1 यूनिट आपकी इस बुक के अंदर है। ठीक है भाई, 4 यूनिट तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक में मिल जाएंगे और 1 यूनिट आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मिल जाएगी। ठीक है, और आपको सिर्फ ओनली मतलब कितने से आपके पेपर में 3 यूनिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये आपके पास कम से कम लास्ट जो मेजर क्वेश्चन होते हैं उन मेजर क्वेश्चन में आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन अगर आप पॉसिबिलिटी बढ़ाना चाहो तो आप एक और क्वेश्चन अगर एक एक्स्ट्रा लेके चलना चाहो, एक अगर आपके पास पॉसिबिलिटी एक और एक्स्ट्रा, कहने मतलब है 3 के बजाय 4 हो तो आप 4 यूनिट तैयार करें। 3 की बजाय आप 4 यूनिट तैयार करें। और वो चारों यूनिट कहाँ से तैयार कर लिया? आप यहाँ से कर तैयार कर लीजिए, इस बुक में से आप तैयार कर लीजिए वो चारों यूनिट। अगर आप इस बुक को भी पढ़ लेते हो तो आपके लगभग कॉमन के स्टूडेंट्स के तो होंगे इसमें लगभग 46 मार्क्स आउट ऑफ 50, जबकि इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स के लगभग मार्क्स होते हैं इसमें 27, कितने में से? टोटल होते हैं 33 में से। ठीक है, अगर आप इस बुक को भी अच्छे से कर लेते हो, दैट मीन्स इन 4 यूनिट्स को आप अच्छे से कंप्लीट करते हो तो आपके लिए ये पेपर ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल पेपर है। सिर्फ आपको इस पेपर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशंस पहचानना आना चाहिए कि ये किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस है, इसको किस प्रकार से सोल्व करना है, क्या मेथड है, इसको हम किस प्रकार की इसका क्या मेथड है कि किस प्रकार से ये सोल्व हो। ठीक है भाई, दूसरी बात, आपको जो भी यूनिट आप कर रहे हो उसके अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है एग्जाम्पल्स हो चाहे क्वेश्चन हो, उनको करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है, नोटिस आपको ये करना होगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है। आपको इस बुक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि आप एग्जाम्पल और क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, सभी एग्जाम्पल्स आपसे हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, लेकिन आप जब एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको वहां ये पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन किस मेथड से होगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग है आपके लिए कि आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि इस मेथड से सॉल्व होने वाले डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फॉर्म होगा। कहने का मतलब है आप जो मेथड यूज ले रहे हो, जो मेथड का आप प्रयोग कर रहे हो, उसको किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशंस पर आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का टाइप समझना है कि इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसको किस प्रकार से सोल्व करता है, उसका मेथड भी आपको आना चाहिए। अगर आपको दोनों चीज पता है तो आप ज्यादा क्वेश्चन मत करिए, आप सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कर लीजिए, क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल्स कर लीजिए। इन 4 यूनिट में आपके इतने मार्क्स इजीली आ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप हाईएस्ट इतने मार्क्स तो आप ला सकते हो अगर आपने ये 4 यूनिट अच्छे से किए हैं, और अगर आपने अच्छे से नहीं किए हैं तो फिर मार्क्स आपके कम ही आएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे दोबारा कह देना चाहता हूँ, ये पेपर आपका टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है पेपर आपका। इस पेपर में आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ नहीं करना आपको एग्जाम्पल भी ज्यादा नहीं करने और क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं करने। सिर्फ करना क्या है, आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन है,
इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस मेथड से सोल्व करता है, ये पहचान आना चाहिए। ठीक है, आपको ये पहचान आना चाहिए और साथ साथ ये भी पहचान आना चाहिए कि इस यूनिट में आपके कौन कौन से चैप्टर हैं या फिर कौन कौन से मेथड कंटेंट है। ठीक है, इस यूनिट जैसे कि आपकी फर्स्ट यूनिट है तो फर्स्ट यूनिट में कौन कौन से मेथड कंटेंट है, सेकंड यूनिट में कौन कौन से मेथड है, थर्ड में कौन कौन से हैं, फोर्थ में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए और उन मेथड के करस्पॉन्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पेपर का एनालिसिस की पेपर को आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, ज्यादा नहीं मेहनत करनी है आपको, कम भी नहीं करनी, एवरेज मेहनत करोगे तो भी आपके इतने मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, आप देखो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अवकल समीकरण होती क्या है। ठीक है, अवकल समीकरण होती क्या है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है, दैट मीन्स आपको समझना है कि इसका मीनिंग क्या होता है, अवकल समीकरण का मीनिंग क्या होता है। तो देखो आप चाहे इसको डेफिनेशन समझ लो चाहे मीनिंग समझ लो, बात एक ही है। यहाँ मैं आपको मीनिंग समझाऊं या फिर डेफिनेशन लिखाऊं, वो दोनों एक ही वर्ड हैं, अलग अलग नहीं है। ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन होते क्या है, तो देखो आपको एक स्वतंत्र चर दे दिया। ठीक है, आपको एक स्वतंत्र चर दे दिया x। ठीक है, जिसका मान किसी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये दे दिया आपको स्वतंत्र चर x और एक परतंत्र चर दे दिया आपको y। ठीक है, एक परतंत्र चर दे दिया है आपको y। ठीक है, ये परतंत्र चर दे दिया। अब देखो इस परतंत्र चर का आपको अवकलज भी दे दिया, इस परतंत्र चर का आपको क्या दे दिया, अवकलज दे दिया। लेकिन किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करोगे आप, किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करोगे, इसका अवकलज आप किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करोगे, इसका अवकलज आप ज्ञात करोगे x के रेस्पेक्ट में। कहने का मतलब है आपको स्वतंत्र चर दिया गया है x, परतंत्र चर दिया गया है y। कहने का मतलब है y का मान इस x पर डिपेंड करता है, y का मान किस पर डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। और इस y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष आपको क्या फाइंड आउट करना है, अवकलज फाइंड आउट करना है। तो इसका अवकलज क्या होगा, इसका अवकलज देखो इस स्वतंत्र इस परतंत्र चर y का x के सापेक्ष अवकलज देखो क्या होगा, अवकलज होगा y डैश, जिसको आप क्या बोलते हो dy अपॉन dx। ठीक है, फिर y डबल डैश, जिसको आप बोलोगे d2y अपॉन dx2। ठीक है, फिर उसके बाद y ट्रिपल डैश, जिसको आप क्या बोलोगे d3y अपॉन dx2। इसी प्रकार आप चलते जाइए, एन टाइम डिफरेंशिएशन क्या होगा dny अपॉन dx है। ठीक है, अब देखो आपके पास तीन चीजें आ गई, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर और अवकलज आ गए। तो इन तीनों के मध्य जो रिलेशन दर्शाती है वह समीकरण जो इन तीनों के मध्य संबंध को दर्शाती है, कौन सी समीकरण कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, कौन सी समीकरण कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और परतंत्र चर का और परतंत्र चर y के स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलजों के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। दोबारा सुन लीजिए, स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y व परतंत्र चर y के स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलजों के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वह समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर x, नेक्स्ट परतंत्र चर y, जिसमें स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y तथा परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के मध्य
स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, मध्य नहीं, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलजों के मध्य, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलजों के मध्य संबंध को दर्शाने वाली, अवकलजों के मध्य संबंध को दर्शाने वाली, संबंध को दर्शाने वाली समीकरण, संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, अवकल समीकरण कहलाती है। अर्थात आप ये कह सकते हो दैट इज एक संबंध f जिसके अंदर क्या क्या हो, जिसके अंदर स्वतंत्र चर x हो, परतंत्र चर y हो और परतंत्र चर y का स्वतंत्र चर x के सापेक्ष क्या हो? अवकलज हो। कौन कौन से? dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx2, d3y अपॉन dx3, कॉमा डॉट 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 dny अपॉन dxn, कॉमा डॉट 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 बराबर 0। कहने का मतलब है स्वतंत्र चर x, परतंत्र चर y और परतंत्र चर y के स्वतंत्र चर x के सापेक्ष अवकलजों के मध्य संबंध को दर्शाने वाली समीकरण क्या कहलाती है? अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे ये x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये आपकी अवकल समीकरण की डेफिनेशन होगी। आप देखिए इसके एग्जांपल्स देखिए अवकल समीकरण के। एग्जांपल्स में आप लिखना चाहो तो सबसे सिंपल एग्जांपल से ये लिख लो, dy अपॉन dx बराबर cos x। ठीक है, dy अपॉन dx बराबर cos x, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड देखो, सेकंड लिख लो x डेल z अपॉन डेल x प्लस y डेल z अपॉन डेल y बराबर 0। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड होगा d2y अपॉन dx2 प्लस 2dy अपॉन dx प्लस y बराबर a की पावर x। ठीक है, फोर्थ देखिए d2y अपॉन dx2 प्लस a स्क्वायर y बराबर साइन x। ठीक है, d2y अपॉन dx2 प्लस a स्क्वायर y बराबर साइन ax। इसी प्रकार फिफ्थ देखिए d2z अपॉन dx2 प्लस d2z अपॉन dx2 प्लस d2y अपॉन dx2 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया। और भी एग्जांपल देख लीजिए, और एग्जांपल देखो कौन से हैं। एक ये ले लीजिए डेल 2z अपॉन डेल x2 प्लस डेल 2z अपॉन डेल y2 बराबर 0। ठीक है, तो ये जितने भी एग्जांपल्स है, किसके एग्जांपल्स है? ये डिफरेंशियल इक्वेशंस के एग्जांपल्स है। ठीक है, जिनमें से कुछ तो एग्जांपल्स है आपके अवकल समीकरण के, पूर्ण अवकल समीकरण के, और कुछ है आपके आंशिक के। ठीक है, मतलब अवकल समीकरण के भी कुछ टाइप्स होते हैं। अवकल समीकरण के टाइप्स होते हैं, अवकल समीकरण दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है पूर्ण अवकल समीकरण और एक होता है आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो पूर्ण अवकल समीकरण क्या होता है ये भी बताएंगे आपको, आंशिक अवकल समीकरण क्या होता है ये भी बताएंगे। तो देखो पूर्ण और आंशिक होता क्या है, ये डेफिनेशन कंप्लीट है आपकी। पूर्ण अवकल समीकरण देखिए,
या फिर आप इसको अवकल समीकरण भी बोल सकते हैं, पूर्ण अवकल समीकरण। ठीक है, पूर्ण अवकल समीकरण देखो एक तो क्या होती है, और सेकंड देखो आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, सेकंड क्या है, आंशिक अवकल समीकरण। आप देखिए पूर्ण अवकल समीकरण, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल भी क्या है, 1। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल भी 1 है, तो इस टाइप की अवकल समीकरण क्या कहलाती है, पूर्ण अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है, इस टाइप की अवकल समीकरण क्या कहलाती है, पूर्ण अवकल समीकरण कहलाती है। जैसे इस समीकरण को देखो, अवकल समीकरण को, यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करते हैं अपन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। इसी प्रकार से एग्जांपल के अंदर आते हैं, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो x है और डिपेंडेंट वेरिएबल y है। सिमिलरली इसी एग्जांपल के अंदर आ जाओ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, और इस एग्जांपल के अंदर भी देख सकते हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 1, और डिपेंडेंट वेरिएबल है 2। ठीक है, तो देखो जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, तो यह अवकल समीकरण हो जाती है पूर्ण अवकल समीकरण। जबकि यदि अवकल समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, इसमें आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 या 2 से अधिक हो, ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल 1 हो, तो इस प्रकार की अवकल समीकरण क्या कहलाती है, इस प्रकार की अवकल समीकरण कहलाती है आंशिक अवकल समीकरण। अब देखिए इसके एग्जांपल अगर देखते हो, तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5, ये अलग टाइप में, ये भी बता देंगे कैसे क्या है। और इसी प्रकार इसके एग्जांपल देखते हैं तो 2 और 6, ठीक है, 2 और 6, तो ये 2 टाइप हो गए अवकल समीकरण के। अवकल समीकरण के 2 टाइप हो गए, पूर्ण अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। इनकी जो डेफिनेशंस है और इनके जो एग्जांपल्स है वो हम कल की क्लास में करेंगे कंप्लीट। आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई, और इस के बाद हम जो भी डेफिनेशंस के बाद हम कुछ आपको और डेफिनेशंस भी बताएंगे, ठीक है, कुछ आपको और डेफिनेशंस भी बताएंगे। तो इन डेफिनेशंस को आप अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आपका बेसिक अच्छे से हो जाए। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई।